नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और लोकतंत्र के महापर्व में अब 2 ही चरण शेष रह गए हैं, जहां कल यानी 6वें चरण के मतदान होने हैं। 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह मैदान में हैं। 3 पूर्व मुख्यमंत्री यानी महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर और जगदंबिका पाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, राज बब्बर निरहुआ भी अपनी किस्मत 6वें चरण में आजमाने जा रहे हैं। अगर बात करें 2019 की, तो इन सीटों पर सबसे ज्यादा यानी भाजपा को 40, बसपा को 4, सपा को 1, जेडीयू को 3, टीएमसी को 3, एलजेपी को 1, आजसू को 1 सीट मिली थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो उनका इन 58 सीटों पर खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार इन सीटों पर चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। चाहे एक और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ जोर लगा रहा है। आपको बताते चले कि 543 लोकसभा सीटों में 5वें फेज तक 429 सीटों पर मतदान हो गया है। 25 मई को यानी कल कुल 487 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा और आखिरी यानी 7वें फेज में 56 सीट ही रह जाएंगी जिन पर वोटिंग होगी। आज मंथन में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या पिछली बार जहां इन सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, वहां इस बार क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। वेद प्रकाश शास्त्री जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। नितिन दुबे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, नितिन जी बहुत स्वागत है। हेमंत जोशी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेमंत जी बहुत स्वागत है। इसी के साथ नीरज महेरे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज जी बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत वेद प्रकाश जी आप ही से करते हुए, क्योंकि कल 6वें चरण का मतदान है, 58 सीटों पर वोटिंग होनी है, क्या कुछ खास तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई हैं, क्या मुद्दे 6वें चरण के लिए? जो 58 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें पिछले बार चुनाव में जनता ने हमें 40 सीटों पर आशीर्वाद दिया था। 40 सीटें हमारे पास हैं और हमारा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक जनता का आशीर्वाद हमको मिले, जिसकी वजह से चूंकि देश के विकास में उनकी सहभागिता और उनका आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। जो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 400 पार, तो हम उस आंकड़े को पार करने के लिए प्रयासरत हैं और उसके लिए हम जनता का आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ उनके बीच में हैं। और हमने अपने मैनिफेस्टो में सारे मुद्दों का जिक्र किया है, देश के विकास से लेकर के किसान, नौजवान, बेरोजगार, महंगाई, इन सारे मुद्दों का समावेश करते हुए कि इनको यथासंभव जो भी निदान होगा वो किया जाएगा। यदि हमको सरकार में आने का अवसर और जनता का जनादेश मिला तो निश्चित रूप से हम इन मुद्दों के ऊपर काम करेंगे। यही हमारी बेसिक बात देकर के हम लोग जनता के बीच में पहुंचे हैं। ठीक है वेद प्रकाश जी, लेकिन मैनिफेस्टो को लेकर आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि शुरुआत से ही आपने विकास से लेकर के हर एक मुद्दे पर जो है बात की है, लेकिन हम 6वां चरण आते आते तक मुद्दे चेंज होते हुए देखते हैं। क्या लग रहा है 6वें चरण के लिए क्या मुद्दा है? क्या 6वें चरण के लिए भी आरक्षण का मुद्दा लेकर चल रहे वेद प्रकाश जी? देखिए ऐसा है अनुष्का जी कि परिस्थितियों के साथ मुद्दों में परिवर्तन भले ही हो, सभी दल करने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान परिस्थितियां या क्षेत्र के हिसाब से मुद्दों में कुछ खास परिवर्तन हो जाए, लेकिन आरक्षण को लेकर के कोई ऐसी रीत नीति नहीं बनाई गई जिससे जो आरक्षित वर्ग है वो अपने को सशंकित महसूस करे या सोचे कि मेरे बारे में कोई ऐसा निर्णय आने वाला है या ऐसी कोई बात आने वाली है। क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में सारी चीजें बहुत स्पष्ट की हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और नियत है वो बिल्कुल साफ है। उसमें से कहीं से कुछ भी चिंतन और मनन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हीं मुद्दों के आधार पर हम जनता के बीच जा रहे हैं और वही हमारे मुद्दे हैं।
ठीक है वेद प्रकाश जी, अब आपने कह तो दिया कि रीति नीति ऐसी कुछ नहीं है आरक्षण को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि भाई चुनाव खत्म होने को आए हैं, सिर्फ 2 चरण रह गए हैं और जो मुद्दे हैं वो वही के वही हैं। मुद्दे हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम आरक्षण के, मुद्दे हैं मैनिफेस्टो को लेकर, जो भी मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से, जैसे आपने कहा था कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन आम मुद्दे जिनकी हम आम चुनाव में बात करते हैं वो 6वां चरण आते आते तक भी कहीं नहीं दिखे। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। 58 सीटों पर कल मतदान है, 7 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। क्या तैयारियां कांग्रेस पार्टी की? क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो खाता भी कांग्रेस का नहीं खुल पाया था और बेहद दिलचस्प इस बार दिल्ली की लड़ाई। नितिन जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है। आपको आ रही है आवाज? पहुंच रही है आपकी आवाज, जवाब दीजिए। जी देखिए, खाता तो भारतीय जनता पार्टी का भी। नितिन जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, शायद कुछ तकनीकी समस्या है। हेमंत जोशी खाता जी, तो मैं तय आपके हो पास जाएगा। आना चाहूंगी। ये ठीक है, हेमंत जोशी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी से जी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत जी, किस तरह से देख रहे हैं? 58 सीटों पर मतदान है कल जी और बेहद दिलचस्प ये लड़ाई क्योंकि होती जा रही है। और राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहां पर, क्योंकि इस बार जो उथल पुथल हमने देखी है, क्या कुछ तैयारियां आम आदमी पार्टी की? हेमंत जी, देखिए, आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन की पूरी तैयारी है। दिल्ली की 7 में से 7 सीट हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुटिल राजनीतिक साजिश चालू है। आज चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि जो बुरके में जाएगी, जो पर्दा नशीन रहेंगी, उनकी पूरी जांच की जाए। तो यह मतदान को धीमा करने की कोशिश है, मतदान करने के अधिकार को छीनने की कोशिश है। इसी तरह पिछले 10 दिनों से यमुना का जो पानी हरियाणा से छोड़ा जा रहा है, उसको कर दिया गया उसका स्तर कि दिल्ली की जनता परेशान होकर विरोध में पोटल है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी साजिश को तुरी आई है। दिल्ली के जो अच्छे काम किए हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई को कम करने, इनकी को काम किए हैं, और जो दिल्ली की जनता के सबसे मुख्यमंत्री को इन्होंने, तो उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। जेल का जो बदला है वो वोट से दिया जाएगा। और इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 में से 7 सीट जीतने जा रही है और पूरे देश की जो दूसरी सीटें हैं उसमें इंडिया गठबंधन बढ़त बनाएगी। ठीक है, लेकिन हेमंत जी, आपने कहा कि दिल्ली की 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आपको लग रहा है तैयारियां उस तरह की हो पाई है? क्योंकि अभी 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर केजरीवाल जी बाहर आए हैं, संजय सिंह जी को इसीलिए बाहर भेजा गया है। पहले से कुछ तैयारियां थी या फिर अभी जो बेल पर आपके लोग बाहर आए हैं उसके बाद तैयारियां हुई है दिल्ली में और उसके बात पर ही आप कह रहे हैं कि 7 सीटें आप जीत जाएंगे? की तैयारी पूरी थी, हमारी दोनों की तैयारी थी। पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बढ़ जाता था, उस वोट बढ़ जाने के कारण बीजेपी को मैंडेट मिलता था। पर इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ है, दुखी से काम कर रहे हैं। और इसका परिणाम जिस तरह हमको 67 सीट मिली थी, 62 मिली थी, उससे भी बेटर होने जा रहा है। ठीक है हेमंत जी। वेद प्रकाश जी, जवाब दीजिए हेमंत जी की बातों का। एक तो वो दिल्ली पर क्योंकि बोल रहे हैं कि 7 के 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी, दूसरा बुरके वाली बात पर वो ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है मतदान को धीमा करना चाहती है, इसलिए पहले जो है चुनाव आयोग से इसकी जांच करने को कहा गया है। जो बुरके वाले वोटर्स हैं उनकी पहचान की यहाँ पर बात की जा रही। जवाब दीजिए। अनुष्का जी, ये कोई बात भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये तो सभी दलों को कहना चाहिए कि जब तक व्यक्ति का पहचान पत्र से उसके चेहरे का मिलान नहीं होगा, आपको छठवें चरण में याद आया, पिछले 5 चरण में आपको याद क्यों नहीं आया? और यही काम आपने राजस्थान में क्यों नहीं कराया? राजस्थान में भी पर्दा पता है, राजस्थान के लोगों के लिए तो आपने किया नहीं। जब दिल्ली का चुनाव हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, तो आपको ये याद आने लग गया। अब आप बात कह चुके हो तो मैं अपनी बोलिए वेद प्रकाश। हम तो आप बोलते तो हम बोलते नहीं, लेकिन आपकी पता नहीं क्या आदत, आप लोग बीच में बोलने लगते। मैं बात अपनी पूरी कह लूं, उसके बाद आप खूब बोलिएगा। ठीक है, जवाब दीजिए वेद प्रकाश जी। मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर पर्दा प्रथा है
आखिर जो व्यक्ति वोट डालने आया है अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर के, अगर उसका जस्टिफिकेशन करने की मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो क्या आम हैं कि पारदर्शिता न हो? क्या उसमें ये चाहते हैं कि पारदर्शिता के बाहर ये सारा काम हो, मनमाने ढंग से लोग अपने काम करते रहें? निश्चित रूप से उस प्रत्येक व्यक्ति का जस्टिफिकेशन होना चाहिए। जो वोट डालने के लिए आएगा, उसका निश्चित रूप से ये जांच होनी चाहिए कि क्या ये वही व्यक्ति है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ठीक है वेद प्रकाश जी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये आपको पहले से याद क्यों नहीं आया? छठवां चरण आते आते आपको ये याद क्यों आ रहा है? पहले भी तो 5 चरण बीत चुके हैं, तब आपको पहचान पत्र से पहचान करने की याद क्यों नहीं आई? पहले अब क्यों आपको ऐन समय पर क्यों याद आ रहा है ये? अरे भाई, हैदराबाद में हमारे प्रत्याशी ने जा करके मौके पे, और जो हमारे मुस्लिम समाज की महिलाएं वहां वोट डालने गई थी, उनका बाकायदा स्थानीय जस्टिफिकेशन किया है। उन्होंने कोई आपत्ति नहीं कि साहब हमको बुरखे से आपत्ति है। जिस वर्ग के लिए ये चिल्ला रहे हैं वो उन लोगों को कोई एतराज जब नहीं है तो ये कौन होते हैं उस पर बात करने वाले? और क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? इनको भी ये मांग करनी चाहिए कि जांच होनी चाहिए। लेकिन उसको जब उन्होंने वो माधवी लता जी ने जब चेक किया था, सुन लीजिए वेद प्रकाश जी, तब उनके ऊपर एफआईआर भी की गई थी कुछ महिलाओं की ओर से। ठीक है, एफआईआर उनके ऊपर बाद में की गई थी। ये तो राजनीतिक साजिश के तहत एक षड्यंत्र किया गया। क्या कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि वोट डालने वाला व्यक्ति पर्दे में आए और चाहे जो वोट डाल करके चला जाए, मुझे कोई ये कहे कि चाहे जो वोट डाल करके चला जाए मुझे कोई एतराज नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की मांग गलत है। ठीक है वेद प्रकाश जी। हेमंत जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले नितिन दुबे जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। नितिन जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? नितिन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए हेमंत जी जवाब दीजिए वेद प्रकाश जी की बातों का। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और उनका ये कहना है कि पहले भी उन्होंने इस तरह की चीजों के लिए किया, और जिस वर्ग के साथ वो ये कर रहे हैं, यानी जो पहचान मिलाना जरूरी है, इसलिए वो इस चीज की डिमांड कर रहे हैं। और जब उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं तो आपको क्यों दिक्कत है? जल्दी से जवाब दीजिए, फिर नीरज जी के पास में जाऊंगी। की दिक्कत नहीं है, ये मतदान को धीमा करने की कोशिश है, लोगों के मतदान के अधिकार को छीनने की कोशिश है। इतनी भीड़ लगेगी, एक एक की चेकिंग में 5-5 मिनट लगे तो पूरा चुनाव बिगड़ जाएगा। दूसरा, राजस्थान में चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर भी पर्दा पथा है, वहां पर भी बड़े बड़े घूंघट में निकलती है, हरियाणा में निकलती है, तो वहां पर तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं लिया। 5 चरण हो गए, जब तक आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। छठवें चरण में जो इम्पोर्टेंट है, जहां पर आपकी जमीन कस के हुई है में, वहां पर ऐसी आपत्ति क्यों लेते हैं? ठीक है, ठीक है हेमंत जी। नितिन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? इसमें सब जगह की मांग है, ये केवल दिल्ली के लिए है ये मांग। अब याद क्यों आ रही है भाई साहब? दिल्ली का रोना रो रहे हैं, याद क्यों आ रही है आपको? बताइए पूरे छठे चरण में जहां कहीं भी मतदान हो रहा है, छठे चरण में आपको बहुत सारी चीजों की याद आ रही है। आपको है कि इनको पत्र में वोट, आपको याद आ रही है, आपको याद आ रही है, हमें नहीं। पूरे देश के लिए मांग की गई है कि पूरे देश में जहां कहीं कोई पर्दे में वोट डालना चाहता है, उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्या ये वही व्यक्ति है? ठीक है, ठीक है वेद प्रकाश जी। नीरज मेहरे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए, कल छठवें चरण का मतदान है 8 राज्य की 58 सीटों पर। क्या लग रहा है आपको, छठवें चरण के क्या मुद्दे हैं, पार्टियों की क्या कुछ खास तैयारियां हैं? और दिल्ली की और सभी की नजर है, क्योंकि दिल्ली में इस बार हम बेहद दिलचस्पी के चुनाव देख रहे हैं। और अभी आपने सुना ही, जहाँ हेमंत जी एक और दावे कर रहे हैं कि सातों की 60 सीटें जो है वो जीतेंगे। लेकिन हमने दिल्ली का जो इतिहास देखा है, विधानसभा चुनाव में तो आम आदमी पार्टी का साथ वो दे देती है, लेकिन लोकसभा आते आते तक दिल्ली की जो जनता है वो बीजेपी के साथ हो जाती है। इस बार आप क्या कुछ नया देख रहे हैं दिल्ली में भी? देखिए, देश की जनता के से जुड़े हुए मुद्दों पे कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो। आप देश में 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, आपने सड़कों का जाल बिछाया, आपने सिलेंडर उज्ज्वला बांटे, आपने घर घर जल भिजवाया, आपने आयुष्मान कार्ड से लोगों को जोड़ा, आपने लोगों को आवास मुहैया कराए। भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पे वोट क्यों नहीं मांग रही है?
हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, आरक्षण, राम मंदिर, ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देश में 10 साल राज किए हैं, देश में जो आपने दिखाया, जनता के लिए काम किए, उनको बताइए, क्योंकि सच्चाई है कि जनता सुनना नहीं चाहती आपकी इन बातों को। इसका मतलब तभी तो आप मुद्दे बदल रहे हैं। आप मुद्दे क्यों बदल रहे हैं? मुद्दे वही रखिए जिसको जनता, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, पानी, बिजली, इन चीजों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जो अभी आम आदमी पार्टी के व्यक्ति ने जो आरोप लगाया, जो बात कही, पहला चरण निकल गया, दूसरा चरण निकल गया, क्योंकि बेसिकली इसमें 14 सीटें उत्तर प्रदेश की भी आती हैं और दिल्ली के साथ साथ यहाँ थोड़े से मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। जो वोट परसेंटेज आपको नहीं मिल रहा है, इस वजह से उसको धीमा करने की कोशिश की हो सकती है। ये मैं इस पर बिल्कुल क्लियर नहीं कह रहा हूँ, ये हो सकता है जो वो कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता ने कहा, बिल्कुल बात उनकी भी सही है कि आपको क्या आपत्ति है, जिनको आपत्ति होनी चाहिए उनको नहीं आपत्ति हो रही है। तो कुल मिला के मुद्दे की बात ये है। सवाल तो अब यहाँ पर नीरज जी उठेंगे ना, ये जो बुर्के वाली बात सामने आ रही है, हमने पहले देखा जब हैदराबाद में भी जब ये हुआ था, जो माधवी लता जी थी, उन्होंने पोलिंग बूथ पर जाकर जो मुस्लिम महिलाएं थी उनके आधार कार्ड लेकर, उनकी आईडी लेकर उनका बुर्का उठवा के चेक किया, तो उन पर एफआईआर भी हुई थी। और देखिए विपक्ष तो इस पर अब सवाल उठाएगा ही, क्योंकि आज हम देख रहे हैं एंड टाइम पर, जब कल चुनाव है और आज हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी है वो इस तरह की डिमांड कर रही है कि जो बुर्के वाली महिलाएं हैं उनकी पहचान होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना तो लाजमी है भाई, सवाल तो उठेंगे। देखिए रिस्का जी, एक चीज ये समझ लीजिए, जहां मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा सा भी मिल जाता है, वहां ठीक ठाक भारतीय जनता पार्टी मैदान में खड़ी हो जाती है। अभी जो मालीवाल जी के साथ घटना घटी, उस पर भारतीय जनता पार्टी के तत्काल 1 घंटा भी नहीं गुजरा, बयानबाजी शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक। महीनों जंतर मंतर पे महिला पहलवान बैठी रही, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का कोई बयान नहीं आया। और भी देश में घटनाएं हुई, उन्नाव वाली घटना में कोई बयान नहीं आया, वहां भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध जाती है। अगर आप देश चला रहे हो, देश के प्रधानमंत्री हो, आपको सारे मुद्दे पे बोलना है। आपके घर के मामले हैं, आप घर में निपटाइए। आप सुरक्षा की बात करने लगते हैं, कभी कहने लगते हैं अगर कांग्रेस की सरकार आई तो कब्जा हो जाएगा। 5000 किलोमीटर भारत में चाइना घुसाया, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं आप चुनाव में, चूंकि वो मुद्दा आपके खिलाफ जा रहा है। आप वही दौड़ के घूम के वहीं आ जाते हैं, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इन सब चीजों पे नहीं बात करिए। बिल्कुल ठीक है ना, वही तो बात है ना, छठवां चरण आ गया है सर। और अब देखिए सिर्फ 2 चरण बाकी रह गए हैं लोकसभा चुनाव के, कल 6वां चरण है, 1 जून को 7वां चरण है, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, बहुत कम समय बचा है। राजनेताओं ने उल्टी गिनती गिनना भी शुरू कर दी है, लेकिन आम मुद्दों का ये चुनाव है और जिन आम मुद्दों पर बात होनी चाहिए चुनाव में, वो बात कहीं भी नहीं है। यानी आम मुद्दे पूरे चुनाव में गायब रहे हैं, कहीं भी आम मुद्दों पर बात नहीं हुई। नितिन दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अब बिल्कुल आवाज आपकी आ रही है। आप नितिन जी सभी की बात सुन रहे थे आप, आपकी आवाज पहुंच रही है, जरा सभी की बातों का जवाब दीजिए। जहां देखिए अब 58 सीटों पर कल मतदान होने हैं, 7 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश, क्या तैयारियां कांग्रेस पार्टी की? दिल्ली में आप किस तरह से देखते हैं खुद को? क्योंकि यहाँ पर हेमंत जी तो दावा कर चुके हैं कि भाई आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली की 7 सीटें जीत रही है। बाकी 58 सीटों की भी अगर हम बात करें 7 सीट मिलाकर, क्या परिस्थितियां देख रहे हैं, कितनी सीटें आप जीतेंगे? क्योंकि 2019 की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस इन सीटों पर से एक भी सीट पर नहीं आई थी। इस बार की क्या तैयारियां हैं? देखिए 2019 अलग है, लेकिन मोदी सरकार ने भारत की जनता से जो वादा खिलाफी की है उसका परिणाम आपको 2024 में देखने को मिलेगा। आप देखिए ऋषिका जी, दिल्ली में भयंकर विरोध जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, उसके पीछे कारण यही है कि अब ये सरकार हिटलर शाही पर उतर आई है, तानाशाही पे उतर आई है और पूरे देश के अंदर इन्होंने दमन चक्र शुरू कर दिया है। जो इनके खिलाफ बोलता है उसे सीधा हमारी भारत की निष्पक्ष एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको अंदर किया जाता है। आप देखिए केजरीवाल जी के मुद्दे पर कि आप कहते हैं 1000 करोड़ का घोटाला, आप कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला। अरे 100 रुपए कहीं से बरामद नहीं हुए। जब हत्या हुई है या अपराध हुआ है या भ्रष्टाचार हुआ है तो बरामदगी भी तो जरूरी है कि आप किसी के बयान को आधार मानकर किसी राजनेता की छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और जो इन्होंने किया है उसका परिणाम इनको अब मिलने वाला है। और रही मुद्दे की बात
तो आप गौर कीजिए, और सभी जो डिबेट में लोग बैठे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी क्या अपने घोषणा पत्र पर बात कर रही है? कहीं बात हो रही है बुर्के की, कहीं बात हो रही है मुस्लिम आबादी, ठीक है, हिंदुओं को अब आबादी बढ़ाना। अरे हिंदुओं को आबादी बढ़ाना है, नितिन ये जी, तो भारत में ही रहेंगे भाई। ठीक है आबादी के लिए नितिन जी, बढ़ाने इसका के लिए आप जवाब भी मैं भोजन की वेद व्यवस्था प्रकाश भी जी तो से करो लूंगी। हिंदुओं पे। ठीक है नितिन जी, इसका जवाब भी वेद प्रकाश जी से लूंगी, लेकिन आप बात कर रहे हैं आरक्षण को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर, आपने कहा बीजेपी बात कर रही है। आपने कब मुद्दे की बात की, आप ये बताइए। शुरुआत में आपने कहा था महंगाई और बेरोजगारी पर जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का, या फिर जो बीजेपी है वो बात नहीं कर रही है, लेकिन बाद में आप भी तो इन्हीं मुद्दों पर आ गए ना। आपने कब आम मुद्दों पर बात कर ली? और ये क्यों लगता है विपक्ष को कि ईडी सीबीआई जो है वो बीजेपी की एजेंसियां हैं, या बीजेपी इसका दुरुपयोग? अरे आप लोग हाई कोर्ट को तक नहीं मान रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है हाई कोर्ट का जो फैसला आया मुस्लिम आरक्षण को लेकर हम नहीं मानेंगे। तो क्यों लगता है विपक्ष को ऐसा? आपको लग रहा है हाई कोर्ट का जो फैसला है बीजेपी दिलवाएगी हाई कोर्ट का फैसला, या ईडी सीबीआई बीजेपी की एजेंसियां हैं? देखिए, होता क्या है कि आप किसी बगैर किसी अपराध के भी अगर पुलिस चाहे तो अदालत और थाने की चक्कर लगवा सकती है घर बैठे, क्योंकि पुलिस और एजेंसियों का काम है मुकदमा दर्ज करना। ठीक है, अब वो मुकदमा झूठा दर्ज है या सच्चा दर्ज है, वो फैसला तो अदालत करेगी। लेकिन आप उतने दिनों के लिए, जब तक चुनाव चल रहा है, उस व्यक्ति को या देश की जनता को भ्रम में तो ला ही सकते हैं। अब दूसरी बात कि कोर्ट को और जांच एजेंसियों को कौन हाईजैक कर रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से हमें मंदिर का निर्माण हुआ, और ये नेता बेशर्मों की तरह मंचों से खड़े होकर कहते हैं कि हमने मंदिर बनवाया। क्या ये सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक करना नहीं है उसके डिसीजन को? मैं आपसे जानना चाहता हूं। अगर मान लीजिए कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि वो निर्णय हमने दिया है। वो कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट का निर्णय कुछ भी आ सकता है तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर। लेकिन भारतीय जनता दमन आ रही है, और ये भारत की जनता की समझ में आ चुका है ऋषिका जी। ठीक है, आप देखिए कि महिलाओं का मध्य प्रदेश में प्रतिशत कितना कम रहा, वोटिंग परसेंटेज क्या रहा। अरे भाई, अब जब लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी का खेल आप खेल रहे हैं, तो परसेंटेज बढ़ना चाहिए। महिलाओं को तो 95% वोटिंग करना चाहिए। वेद प्रकाश जी, जवाब दीजिए। वो आरोप भी लगा रहे हैं कि ईडी सीबीआई जो है उसका आप दुरुपयोग करने लग जाते हैं चुनाव आते आते तक। ये बताइए, नेताओं की गिरफ्तारी क्यों होने लग जाती है? इतनी ज्यादा इंक्वायरी क्यों बढ़ जाती है? इतने छापे क्यों पड़ने लगते हैं? जवाब दीजिए। ऐसा है अनुष्का जी, जब आप भ्रष्टाचार करोगे, बेईमानी करोगे, चोरी करोगे, घोटाला करोगे, तो सीबीआई ईडी आपको गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे, जेल में डालेगी। तो ये चुनाव के समय पर क्यों याद आता है वेद प्रकाश जी? अभी नीरज जी ने भी कहा था, सुनिए ना वेद प्रकाश जी सुन लीजिए ना। नीरज जी भी तो अभी कह रहे थे ना, अब जो मुद्दे आपके खिलाफ होते हैं उस पर आप कुछ बोलते नहीं है, जो मुद्दे आपके पक्ष में जाते हैं आप उस पर बोलते हैं। स्वाति मालीवाल केस का आपने एकदम राई का पहाड़ बना दिया, अब प्रवन्ना केस पर आप कुछ बोले नहीं। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अगर आप सरकार चला रहे हैं आपको हर मुद्दे पर बोलना पड़ेगा। देखिए अनुष्का जी, आपकी बात ठीक है, अब हम उसका जवाब दे देते हैं कि अरविंद केजरीवाल को 9 नोटिस मिली थी। 9 समन भेजे गए थे। चुनाव के समय 9 सम्मन भेजे गए थे, 9 सम्मन भेजे गए थे, और उनसे कहा गया था आप अपना पक्ष लाइए, आप अपनी बात कहिए। लेकिन इन्होंने गोहा न जाकर के हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। माननीय न्यायालय ने कहा कि आप अपनी बात कहने के लिए ईडी ऑफिस जाइए। ये ईडी ऑफिस गए और वहां गिरफ्तार कर लिए गए, और इनको फिर हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। तो कांग्रेस का ये चेहरा साफ हो गया है। भ्रष्टाचार में नितिन जी सुन लीजिए, आप ही की बातों का जवाब दें। ठीक है नितिन जी, रुक जाइए, सुन लीजिए, मैं आपके पास लौटूंगी, समझ में नहीं आएगा नहीं। केजरीवाल के साथ खड़ी हुई है। दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी 56 साल इस देश की सत्ता में रही हो, और जिसने कभी संविधान की बात नहीं की, कभी संविधान मानने की बात नहीं की, देश की जनता को कभी संविधान के बारे में नहीं बताया, आज वो कांग्रेस पार्टी संविधान की एक लाल किताब लेकर के घूम रही है
और कह रही है कि साहब संविधान देश का खतरे में है। ठीक इस है। देश की जनता को पता है कि आज कांग्रेस ठीक है वेद प्रकाश जी, लेकिन जो सवाल किया था उसका जवाब तो आप दे दीजिए। ठीक है वेद केजरीवाल के प्रकाश जी, साथ खड़ी है कांग्रेस वेद पार्टी। प्रकाश जी जो सवाल किया था उसका जवाब तो दे देते। मैं पूछ रही थी आपको सब बताइए। मुद्दों पर बोलना पड़ेगा, सिर्फ जो विपक्ष हाँ, के हम सब खिलाफ मुद्दों पे मुद्दे बोलने जा के रहे लिए हैं उन पर तैयार बोलने हैं। से काम नहीं चलेगा। नहीं, अगर हमारे खिलाफ कोई मुद्दा है आप बिल्कुल। बताइए, हम उस पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। पूछे तो थे इतने सारे मुद्दे, बता तो रहे विपक्ष के आप व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, आम मुद्दों पर आपकी पार्टी कोई कोई बात नहीं टिप्पणी- कर रही है। मैं सारे मुद्दों आज जैसे मान लीजिए आपने विपन्ना की बात कही, वहाँ कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। चलिए ठीक है अगर वेद वो प्रकाश विदेश जी, से अब ले मुद्दे गए हैं, आप तो क्या भारतीय घुमाने में जनता पार्टी ठीक ने है, भेजे हैं? ठीक है, मुद्दे घुमाने में भारतीय जनता एक्सपर्ट हैं। पार्टी ने वहाँ चलिए भेजा? हेमंत जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे वेद प्रकाश जी की बातों का, जवाब दीजिए। देखिए वेद प्रकाश जी, अरविंद केजरीवाल इनको सपने में भी आ रहे हैं। आप अजीत पवार पे बोलेंगे, आप देशमुख पे बोलेंगे, आप नारायण राणे पे बोलेंगे, आप जनार्दन रेड्डी पे बोलेंगे। 25 बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को आपने वॉशिंग मशीन में उड़वा दिया, और किस मुंह से भ्रष्टाचार की जिसका बात केस करते हैं? बंद हो बंगारू गया है, लक्ष्मण जिसकी आपके जांच अध्यक्ष नहीं हो थे, रही है। बंगारू जो लक्ष्मण मामले आपके थे वो अध्यक्ष थे, आज भी वो चल रिश्वत रहे हैं। लेते हुए और पकड़ा अगर गए थे, कोई दोषी और देश पाया के जाएगा सौदे में तो वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा उसके गए। खिलाफ आप कार्रवाई भ्रष्टाचारियों को होगी। साथ ऐसा देने वाली नहीं है। पार्टी आप कैसे बात आज कर सकती है कोई भ्रष्टाचार की किसी बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचारी हम को तो कोई मूल क्लीन मुद्दों पे चिट बात नहीं दी करने गई वाली है। वाली। अगर चाइना ने कोई जो आदमी 4000 एकड़ भ्रष्टाचार में जमीन हमारी संलिप्त छुपा है, रखी है वो उसको हम किसी भी लेंगे। दल का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अग्निवीर है, उसको 4.5 साल नहीं, पूरी परमानेंट नौकरी चलिए, देंगे अग्निवीर ठीक है को। हेमंत आपने जी। देश के युवा को सिर्फ 4.5 ठीक है, साल की नौकरी दे रखी ठीक है है। हेमंत जी, वापस लौटूंगे मैं। नीरज महेरी जी, एक अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगी। अब देखिए जिस तरह से अब छठवां चरण आ गया है, देखते ही देखते, और देखिए 2 चरण ही मात्र शेष रह गए हैं। 1 जून को 7वां चरण, 4 जून को नतीजे। क्या लग रहा है आपको? देखिए आम मुद्दों पर, क्योंकि हमने जैसे पहले कहा, आपने बताया भी कि आम मुद्दे इस पूरे चुनाव से गायब रहे, और देखते ही देखते जो चरण है वो अंतिम चरण की ओर बढ़ गया है चुनाव। और मैनिफेस्टो को लेकर, विकास को लेकर, राजनीतिक दलों की कितना आप मतलब राजनीतिक दल कितने ईमानदार होंगे सर? जातीय आरक्षण को लेकर बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को लेकर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है, हमने विकास दिया है, लेकिन अब ये भी तो देखना होगा ना, आजादी के इतने साल बाद जैसे आरक्षण की बात की जा रही है, वो समुदाय आज कहाँ खड़ा है, या कितना रोजगार और कितना विकास किया गया है? नीरज जी देखिए ऋषिका जी, जैसा हमारे अभी साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, तो वो बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कब कितनी नौकरी देने का वादा किया गया है 5 साल में, नहीं बता पाएंगे चूंकि है ही नहीं उसमें कोई। आप बात करते हैं अगर कांग्रेस सरकार आई, इंडिया गठबंधन आ जाएगा तो पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा। आप इस बात की देख नहीं रहे कि चाइना 5000 किलोमीटर हमारे देश में घूम गए। राम मंदिर कह रहे हैं कि तमाम इंडिया गठबंधन राम अगर जीत मंदिर गया, पे हम- राम मंदिर हटा दिया क्या जाएगा। राम मंदिर क्यों हटा देगा कोई आदमी? अभी आप कह रहे हो कि कोर्ट के आदेश से बना है, तो कोर्ट के बिना आदेश के कोई राम मंदिर हटा देगा क्या? हम और आप पूजा नहीं करते हैं क्या? सभी पूजा प्रार्थना करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है राम मंदिर की तरफ उंगली भी करते। दूसरी राम विरोधी तो आप राम मंदिर विरोधी है ना। ठीक है वेद प्रकाश जी, सुन लीजिए, बोलिए नीरज जी। जी जी, कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है, तो आप क्यों नहीं उनको हटा पा रहे हो? इतने प्रदेशों में चल रही है उनकी सरकार, क्यों नहीं हटा पा रहे? हटा तो आप दिया, महंगाई हटा तो बेरोजगार, है। अरे आप देश के 10 साल 90% प्रधानमंत्री तो हटा रहे दिया है। मान्यवर, मुझे ये बता दीजिए महंगाई, मैं बता रहा बेरोजगारी, हूं, सड़क, पानी, बिजली, इन पे क्यों नहीं बात 90% कर रहे हटा दिया हैं? है। क्यों नहीं बोलना चाह रहे 44 पे हैं? ले क्योंकि आए हैं, इसलिए आपकी नहीं बात बोलना 4 चाह पे रहे ले हैं आएंगे। कि आपने हवाई यात्रा की है, 4 आपने पे ले 20 लाख आएंगे। का सूट पहना है, और चीजें नहीं दिखाई देती हैं आपको। देश की जनता कहाँ खड़ी है? आप राशन दे रहे हैं क्या? फ्री में दे रहे हैं राशन? आप जनता से चलिए, टैक्स लेते हैं, राशन ठीक देते है। हैं, कौन सा उसमें नई बात कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन नीरज महंगाई, जी। बेरोजगारी, वोट सड़क, सिक्योरिटी बिल बिजली, तो आप पानी, लाए थे, स्वास्थ्य, इन सब क्यों नहीं लागू कर चीजें दिया था? ठीक है, नीरज जी, ठीक चीजों है। पर बात करिए। बिल तो ठीक आप है लाए नीरज जी। थे। वेद प्रकाश जी जल्दी वोट से 2 लाइन में सिक्योरिटी बिल जवाब तो दे दीजिए। पोर्ट सिक्योरिटी बिल अनुष्का जी कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में आया था, 6 साल तक सत्ता में रहे, उसको लागू नहीं कर पाए। जिसे लागू करने का काम देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और तब से लगातार वो चला है। स्वामीनाथन रिपोर्ट का जो आयोग बनाया था वो कांग्रेस ने बनाया था, लागू नहीं कर पाया। 7 साल तो उन्होंने गड्ढे है, बस्ते में डाल वेद रखा, उसको हमने लागू किया ठीक है, है। वेद और जो प्रकाश बचे हुए हैं मुद्दे, उनको आगे लागू करेंगे। ठीक है, कांग्रेस ने बिल्कुल। देश जो के विकास मुद्दे में बचे कुछ हुए हैं नहीं उन किया। पर आप आगे काम करने का काम करेंगे, ये तो पार्टियों की ओर से किया गया कहा गया है, लेकिन देखना होगा कि परिणाम आने के बाद जो बचे हुए जो मुद्दे हैं उन पर कितना काम किया जाता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कल यानी 25 मई को 6वें चरण के मतदान होने हैं। 7 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और
58 सीटों पर मतदान है कल, और इसको लेकर जो राजनीतिक दल है उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जनता को लुभाने का पूरा प्रयास किया गया है, लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, आम मुद्दे की क्योंकि बात पूरे चुनाव में नहीं हुई, अंतिम 2 चरण शेष रह गए हैं। देखना होगा कि ताजपोशी किसकी होती है, लेकिन उसके पहले यह देखना होगा कि कल जनता किस मुद्दे को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग करती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।